जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 विषय विज्ञान पेपर का। मैंने प्री बोर्ड परीक्षा का सैम्पल पेपर तैयार कर लिया है। ये जो पेपर होगा आपका 70 मार्क्स का होगा और उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय सॉल्व करने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हम आपको एक सैम्पल पेपर दिखाएंगे प्री बोर्ड परीक्षा आपकी कैसी होगी, इसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे। हालांकि आप लोगों को पता होगा, फिर भी आपको नए नए क्वेश्चन करने के अंदाज से आपका तैयारी अच्छी हो जाती है। इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, खंड का जो है उपखंड का इसका ये आपको मेंशन कर दिया मैंने। तो पहला प्रश्न है यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे। कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे? जिसमें आपको OMR सीट पर भरने होंगे। OMR सीट पर आप लोगों को भरने होंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो हमारी इसकी क्षमता होगी 4 डायोप्टर। कितनी होगी? 4 डायोप्टर। अगला प्रश्न हमारा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हमारी इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, आप लोगों को पता है जो वक्रता त्रिज्या R बराबर होती है वो फोकस दूरी की 2 गुने के बराबर होती है। तो 10 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी है, इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है। यह यूनिट है, तो मतलब पूछ रहा है यह यूनिट होगी एम्पियर में होगी या वोल्ट में होगी या जूल में होगी। तो आप सभी को पता है आपकी जो घर की यूनिट बनती है वो हमारी किलोवाट घंटा में बनाई जाती है। तो किसमें? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। तो इसके बीच संबंध क्या होगा? अभी बताया है, F बराबर R/2 के बराबर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका सही जवाब हमारा होगा अनंत पर। कहाँ बनता है? अनंत पर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा से देखने पर प्रकाश दिखाई देता है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा काला। ऑप्शन नंबर बी है काला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? वो हमारा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। यहाँ से हमारा खंड खा स्टार्ट होता है। इसका पहला प्रश्न है हमारा 8, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो उसका परमाणु क्रमांक हमारा होगा 19। कितना होगा? 19। अगला प्रश्न हमारा है, एथिलीन क्षारीय KMnO4 के साथ अपक्रिया करके देता है। तो क्या देता है? ग्लाइकॉल। क्या देता है? ग्लाइकॉल। अगला प्रश्न हमारा है 10, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है C2S। क्या होता है? C2S। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, पीतल है क्या? हमारा मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है 12, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 से कम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 14, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। सही जवाब है ऑप्शन सी वायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15, आर नाल के सी आकार की संरचना होती है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, मनुष्य की मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17,
पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18। परागनलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1:2:1। यहाँ से हमारा खंडवा स्टार्ट होता है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे आपको खंडवा में पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें आपको पहला प्रश्न है बनका का है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति की क्षमता होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर जो है हमारा एक नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको जितना पूछा जाए उतना नंबर आपको लिखना होगा, तब आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। पहले पूछा गया है निकट इतनी दूरी है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए इसकी लेंस की प्रकृति क्या और क्षमता क्या, दोनों सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बनका खा, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो हमारी जो ऊष्मा होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है, केवल उतना ही लिखना है। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2। उत्तल लेंस में 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। इसके बाद हमारा प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4 का 2 प्रतिरोध कर ओम तथा 12 ओम है। इन्हीं 10 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाए। यानी कि आपके पास 12 ओम के प्रतिरोध है, इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़िए और फिर समांतर क्रम में जोड़िए, यहाँ पे धारा का फिर मान निकालिए। ये आपको बोल दिया गया, ये आपको बोल दी गई, धारा दी गई, आपको रेजिस्टेंस 12 दिए गए हैं और आपको वोल्ट कितने दिया गए 10। आप फिर दोनों में समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में दोनों में धारा का मान निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। इसी का यहाँ पे अथवा प्रश्न है हमारा। अथवा कह रहे 1000 वाट की एक राखी उठा लो जो समर्थ वाली विद्युत हीटर को 250 वोल्ट विद्युत से जोड़ा जाता है, गणना कीजिए। हीटर में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना आपको, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊर्जा उसमें निकालनी है। हीटर को 2 घंटे में उपयोग लाने पर किलोवाट घंटा में ऊर्जा व्यय निकालनी। तो यहाँ पे आपको तीनों प्रश्न करने होंगे, क्योंकि आपका अथवा में है तो आप ये करिए या तो फिर ये दोनों करिए, क्योंकि क्वेश्चन है ये, उसके आपके आंसर पूछे 1, 2, 3 इसमें आंसर पूछे हैं, वो तीनों का जवाब देना होगा। अगला प्रश्न हमारा उपखंड गा, ये हमारा केमिस्ट्री पोर्शन से है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न निम्नलिखित की रासायनिक जो समीकरण को आपको संतुलित करनी है, इसको आगे भी फिल करना ही है। तो आपको जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ पे पहला है 5 का फर्स्ट पार्ट है NaCl + NH3 + H2O + CO2। तो यहाँ आपको भरना होगा जो रिएक्शन होगी। अगला ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + Cl2 क्लोरीन। तो यहाँ आपको भरेगा CaCl2 + H2O। जैसा कि मैंने ये भरा है तो आपको यहाँ पे ऐसा भरना होगा। फिर आपको जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, वरना आपका पेपर फिर छूट सकता है। फिर यहाँ पे दोनों जो यौगिक हैं इनके आप लोगों के IPAC नाम लिखने हैं, दोनों के IPOC नाम लिखने हैं। सिर्फ आपको एक ही अक्षर में IPAC नाम लिखने हैं, नहीं खूब आला लिख रहे हैं तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा,
क्योंकि आपके ये दो दो एक एक नंबर के प्रश्न हैं। जितना आप इनमें समय बचाएंगे उतना अपने लॉन्ग आंसरों में आप ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतीक यौगिकों के दो नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट पे दो प्रतीक युग्म के उपयोग लिखने, यानी कि इसके दोनों को आपको उपयोग लिखने हैं, कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे है खा प्रश्न है हमारा, धातु धातु की संयुक्ता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम काम सक्रिय धातु एक एक धातु का नाम लिखिए। तो यहाँ आप लोगों को एक एक धातु का नाम लिखना है जो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय हो, कम सक्रिय हो। केवल आपको धातुओं के नाम लिखने हैं और आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है वो भी आपको बनानी है। हाल ही ना करे, जो श्रेणी होती है ऐसी आपको श्रेणी बनानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। एक उदासीन कार्बनिक यौगिक ए अणुसूत्र C2H6O है जो निम्न अभिक्रिया देता है। ये अभिक्रिया देता आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ आप लोगों को बताना है ये अभिक्रिया देती है, आपको रासायनिक समीकरण में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? रासायनिक समीकरण के रूप में आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना होगा। नेक्स्ट इसी के बाद बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अथवा से है। अथवा में आपको सेम वही करना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2Mg+O2 और डैश 2MgO, आप ऐसे कर लीजिए तो आपकी रासायनिक समीकरण जो क्रिया है संतुलित हो जाएगी। तो ऐसे आपको सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो पहला आपको जो यहाँ पे है 2Mg लिखना होगा, फिर इधर साइड 2 लगाना होगा। यहाँ पे N2H2, तो यहाँ पे आप लोगों को N2 तो 2 हो गए, H3 6 हो गए। तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए। कितने लगा लीजिए? 3। जब आप 3 लगा देंगे तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे N2 के 2 हो गए, 3 हो गए, सही होगी। यहाँ पे आप 2HCl कर लीजिए, सही हो जाएगी। इसके बाद आप Fe3 है, यहाँ पे 3 लगा लीजिए। O4 हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे 8, तो आप यहाँ लगा लीजिए 2 ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे लगा लेना 2। तो ये आपकी सभी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है उपखंड घ से है, जो कि आपकी बायोलॉजी से लिया जाता है। इसमें आपको बायोलॉजी से प्रश्न सभी देखने को मिलेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर बताने हैं। आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर को बताना है। अगला प्रश्न है डीएनए का महत्व समझाइए। आपको डीएनए के बारे में लिखना है। यहाँ पे आप डीएनए का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की संरचना के बारे में बता सकते हैं। आपको जो भी इसके बारे में नॉलेज हो आप उसी के बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जोड़े में 2 अंतर लिखिए। आपको अंतर लिखना है, लक्ष्य प्रारूप एवं जीन प्रारूप में आपको अंतर लिखना होगा। अगला है समयुग्मी एवं विषमयुग्मी के बीच आपको भी अंतर लिखना होगा। समयुग्म जी और विषम युग्म जी के आपको वो अंतर लिखना होगा। अगला प्रश्न हमारा है 10, मेंडल के पृथक्करण नियम को उपयुक्त करते हुए समझाइए। तो आपको जो मेंडल का नियम है उसको आपको पृथक्करण यानी मेंडल के नियम के बारे में लिखना है। जो आप उसके बारे में जानते हैं वो लॉन्ग से लॉन्ग आंसर लिखें, कम से कम 3 पेज का तो हो ही जाए, 3 पेज से कम ना हो। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारकों के नाम तथा इस क्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं तथा उसकी आपको रासायनिक समीकरण की भी रिएक्शन देनी है। ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया प्लस CO2 की क्रिया, आपको ऐसी रासायनिक समीकरण भी देना है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन में कहा गया रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अगला प्रश्न हमारा है, अथवा आप या तो ऊपर वाला करेंगे या तो फिर ये वाला करेंगे। जैसा कि आप अब दिख रहा होगा, या तो आप ये वाला करिए या तो फिर अब ये वाला कीजिए। यहाँ पे कह रहा है जड़ों द्वारा जल की अवशोषण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ आपको डायग्राम भी बनाना होगा और जड़ों द्वारा जल की जो अवशोषण विधि है उसका आपको वर्णन भी करना होगा। तो ये हमारा कक्षा 10 का प्री बोर्ड का पेपर हो गया है। विज्ञान था, विज्ञान का पेपर, कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर मैंने यहाँ पे करा दिया है। क्लास 10 का
क्लास 10th का मैंने प्री बोर्ड 2023-24 का जो पेपर है मैंने उसके सैंपल के रूप में ही करवा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।